एग्जाम वाला ईडीयू चैनल में आपका स्वागत है। आज आप भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज प्रारंभ की जा रही है, जिसमें आज ये प्रथम सीरीज है, जिसमें आपको प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कितने सही प्रश्नों का उत्तर कर पाते हैं। और हम इस सीरीज में जो अध्याय फर्स्ट से लेकर के और पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के बारे में जो अभी तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनको सॉल्व कराएंगे और उनकी व्याख्या सहित उत्तर आपको बताएंगे। आप इस श्रृंखला को फॉलो कीजिए और इसके प्रश्नों को सॉल्व करिए। यह प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है। अध्याय फर्स्ट, भारत का संवैधानिक विकास और ब्रिटिश शासन के अधीन पारित अधिनियम से संबंधित प्रश्न आपसे आज कराए जाएंगे। ठीक, आइए आते हैं अपने प्रश्नों पर। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, सी, चार्टर एक्ट 1813, डी, चार्टर एक्ट 1833। आपका सही आंसर ए है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अतः आपका सही आंसर ए होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यानी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा इससे कथन सही है? ऑप्शन ए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। अभी आपने पहला प्रश्न किया है, उसमें यही चीजें थी कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ये दूसरा है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों ए और पहला और दूसरा, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो इसमें आपका सही आंसर ये पहला है। इसमें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। आपका सही विकल्प ये होगा। ठीक, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन करें। सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में अधिनियम दिए गए हैं और सूची फर्स्ट में उनसे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं कि कौन सा प्रावधान कब लागू किया गया। पहला है ए, नियंत्रण परिषद की स्थापना, बी है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, और सी है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, डी है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। नियंत्रण, अभी आपने इससे
पहले जो प्रश्न सॉल्व किया कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई। ठीक है, तो बी का पहला हो जाएगा। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई। ठीक, अब नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई? ठीक है, इसको मिला दीजिए। नियंत्रण कंट्रोलिंग बोर्ड की स्थापना, जिसमें दो सही आंसर होगा इसका। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी, इसलिए ए का क्या सही हो जाएगा? 2। अब यही मिला करके देख लीजिए, ए का 2 सही है, ए का 2 बी और डी में आ रहा है। अब बी का देख लीजिए क्या सही है, बी का 1। ठीक है, बी का 1 बी में ही आ रहा है, तो आगे मिलाएं या ना मिलाएं, और आपका यहीं से आंसर सॉल्व हो सकता है। मान लीजिए आपको चारों विकल्प आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप लोग कैंसिलेशन मेथड के तहत इनको सॉल्व करने की कोशिश करें, अच्छे से हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अगर हमको 2 ही पता होते और यहाँ विकल्प में हम चेक करें, ठीक है, तो ए का 2 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा, तो ए का 2 और बी का 1 सिर्फ बी में ही है, इसलिए बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं इनका सी और डी का क्या है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस अधिनियम के तहत दी गई? तो इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के तहत की गई। 1813 के चार्टर अधिनियम में और क्या खास बात थी? तो 1813 के चार्टर अधिनियम में ये शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था, और इसी 1813 के चार्टर अधिनियम में कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ठीक, तो सी का मिलान 3 से हो जाएगा। डी, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत की गई। अब चार्टर अधिनियम 1833 में क्या है? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण किया गया। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ऑप्शन ए 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन द्वारा, इंस्ट्रक्शन 1823 के तहत, तीसरा प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद के तहत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास, अभी आपने पढ़ा कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष देने की बात की गई। उसी प्रकार जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के तहत भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विकास को बढ़ावा दिया गया।
प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए। अतः आपका सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 तीनों विकल्प सही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? प्रश्न पुनः पढ़ लीजिए कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम, डी 1873 का चार्टर अधिनियम। ठीक, आपका सही आंसर ए होगा। 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार आधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो आपका पहला जो विकल्प है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, ये पहला आपका सही है। दूसरा, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया, दूसरा भी सही है। ठीक है, अब भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में अभी नहीं आया। ठीक है, तो आपका सही आंसर पहला और दूसरा ही होंगे। ठीक है, पहला और दूसरा, केवल 1 और 2, ये यहां पर विकल्प की पुनरावृत्ति हो गई है। ठीक है, यहां पर केवल 1 और 3 है। तो इस तरह से अगर आ रहा है तो दोनों ये सही हैं, ए और सी दोनों सही हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। आइए नेक्स्ट, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आपका सही आंसर ए होगा, चार्टर एक्ट 1833। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो आपका सही आंसर चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के
लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था तथा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1861, बी भारत परिषद अधिनियम 1862, सी भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919। आपका सही आंसर बी होगा। भारत परिषद अधिनियम 1862 के तहत अंतर्गत भारतीय विधान परिषद बजट पर बहस करने के लिए शक्ति प्राप्त हुई। ठीक, इसलिए आपका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? ऑप्शन ए भारत काउंसिल अधिनियम 1892, मॉडले मिंटो सुधार 1909, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। आपका सही आंसर बी होगा, मॉडले मिंटो सुधार 1909। मॉडले मिंटो सुधार 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? आपका ऑप्शन है ए भारत परिषद अधिनियम 1861, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कब किया गया था? 1861 में नहीं किया गया था, 1909 में नहीं किया गया था, इसमें सांप्रदायिक से संबंधित था। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें भी नहीं किया गया था। तो किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई? आपका सही आंसर 1935 सही होगा। 1935 1935 के अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। और भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1837 में की गई। किस प्रावधान के तहत, किस अधिनियम के तहत की गई? तो मतलब ठीक, इसके तहत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो 1937 में स्थापित किया गया। अभी आपने इसके पहले जो प्रश्न सॉल्व किया है उसमें हमने आपको व्याख्या बताई है कि भारत का संघीय न्यायालय किस अधिनियम के तहत किया गया। तो जब अधिनियम की किस अधिनियम की बात आएगी तो आपका ऑप्शन ये होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर बी है, मतलब जो भारत का संघीय न्यायालय न्यायालय यहां पर छूट गया है। संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो आपका सही आंसर ये होगा 1937। ठीक, क्योंकि भारत का संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई? 1935 के अधिनियम के तहत की गई। लेकिन ये न्यायालय स्थापित कब किया गया?
न्यायालय स्थापित किया गया? 1937 में। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1991 के तहत, भारत सरकार, ये यहाँ 1991 नहीं 1919 होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आपका सही आंसर सी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। ठीक, और इसी अधिनियम के तहत 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारतीय संविधान के बहुत से अनुच्छेद एवं बहुत सी व्यवस्थाएं भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, बी भारत शासन अधिनियम 1919, सी भारत परिषद अधिनियम 1909, डी भारत परिषद अधिनियम 1892। आपका सही आंसर ए होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। अभी इससे पहले इसकी पहले प्रश्न में व्याख्या की गई है कि भारत 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? ऑप्शन ए 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, बी 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। आपका सही आंसर सी होगा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारत सरकार अधिनियम 1909, डी भारत सरकार अधिनियम 1947। आपका सही आंसर बी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान लिए गए हैं, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ऑप्शन ए 1961 का एक्ट, 1917 का एक्ट, सी 1919 का एक्ट, डी 1915 का एक्ट। आपका सही ऑप्शन सी होगा, 1919 का एक्ट केंद्र में द्वैध शासन या द्विसदनीय विधायिका लाया। नेक्स्ट, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आपका सही आंसर सी होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। 1935 के अधिनियम के तहत कुछ अन्य प्रावधान भी किए गए, जैसे 1935 के अधिनियम द्वारा ही 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम के तहत ही बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? अभी इससे पूर्व बहुत सारे प्रश्न में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए विकल्प पढ़ाते हैं। ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बी, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। सी, इनमें भारत विभाजन उल्लिखित है। डी, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। आपका सही आंसर ए होगा। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अधिकांश प्रावधान 1935 के अधिनियम से सीधे ही ले लिए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? ऑप्शन ए, संघीय विधान पालिका को। बी, प्रांतीय विधानमंडल को। सी, गवर्नर जनरल को। डी, प्रांतीय गवर्नरों को। आपका सही आंसर सी होगा, गवर्नर जनरल को। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? आप ए, भारत सरकार अधिनियम 1909। बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। डी, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। आपका सही आंसर सी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। जैसा कि इसके पहले भी बताया जा चुका है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारत में बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं। तो निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? तो भारत में संघीय शासन की व्यवस्था कहां से ली गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। बी, अगस्त प्रस्ताव 1940 में। सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। डी, कैबिनेट स्वाधीनता अधिनियम 1947 में। आपका सही आंसर ए है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था कब? ऑप्शन ए, 1909 के अधिनियम के द्वारा। बी, 1919 के अधिनियम के द्वारा। सी, 1935 के अधिनियम के द्वारा। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर सी होगा। 1935 के अधिनियम के द्वारा एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा।
1935 के अधिनियम के द्वारा एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में से नहीं थी। तो भारत शासन अधिनियम की क्या विशेषता नहीं थी? ऑप्शन ए, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। सी, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। डी, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था। तो 1935 के अधिनियम की विशेषताओं में से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें बी शामिल नहीं है। बाकी कौन कौन सी व्यवस्थाएं थीं? भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या क्या व्यवस्थाएं थी? इनमें इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। सी, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। डी, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का बंटवारा इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन ए, मार्ले मिंटो सुधार 1909। बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आपका सही आंसर सी है, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का बंटवारा भारत सरकार अधिनियम 1935 की योजना पर आधारित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया, मतलब लागू किया गया? ऑप्शन ए, 1909 का भारत काउंसिल अधिनियम। 1919 का भारत सरकार अधिनियम। सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। डी, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। आपका सही आंसर सी है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया? तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत लागू किया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा ऐसे निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए? तो ए 1926, बी 1937, सी 1945। अब इनमें से आपको सही आंसर देना है। ए केवल ए, बी में बी और सी केवल ए और सी, डी सभी ए, बी और सी। आपका सही आंसर सी है, ए और सी। केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए? तो 1926 और 1945 के। ठीक, चलिए ये सीरीज आपकी पूर्ण। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम वाला EDU। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एग्जाम वाला EDU चैनल। एग्जाम वाला EDU चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से क्वेश्चन की ये श्रृंखला का लाभ लेते रहें। धन्यवाद।